दोनों का क्या प्लान है? अर्जुन ने नीलेश और रीना से पूछा। अगर घर गए तो बता देना कि मैं सीरत के साथ बाहर हूँ। उसने सीरत का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर चला गया। रीना और उसकी मॉम नीलेश को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, क्योंकि वह तो हर बात पर मॉम से पूछने की बात कर रहा था, जबकि अर्जुन ने घर बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। अर्जुन को देखो, वह जो चाहे करता है, तुम ऐसे क्यों हो? रीना ने नीलेश से कहा। सभी को पता है भाई ऐसे ही हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, सब डरते हैं। मगर मुझे सबको जवाब देना होता है, तो तुम भी छोड़ दो जवाब देना, रीना की मॉम ने कहा। आप अभी बच्चे नहीं रहे, शादी हो चुकी है आपकी, आप भी अर्जुन जैसे बन जाओ। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, नीलेश ने साफ साफ कह दिया। अर्जुन भाई पूरा बिजनेस देखते हैं, पूरा बिजनेस उन्हीं के दम पर है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं उनसे सवाल करने की। मगर मैं कोई गलती करूँगा तो मुझे इसका नुकसान होगा। मुझे बिजनेस ज्वाइन किए हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, एक बार सेट होने दो बिजनेस में, उसके बाद देखता हूँ क्या हो सकता है। यह कहते हुए वह खड़ा हो गया। चलो रीना, चलते हैं। नीलेश का मूड भी खराब था। यह बात सच थी, उसे ऑफिस में भी हर बात के लिए पूछना पड़ता है और घर में इस वजह से कई बार वह परेशान भी हुआ है, मगर इसका कोई इलाज नहीं था अभी उसके पास। वह दोनों घर चले गए। उन दोनों को देखकर मीरा जी पूछने लगी, तुम दोनों अकेले आए हो? सीरत को भी साथ ही ले आते। सही बात है, नीता ने कहा, क्योंकि अर्जुन उसे छोड़ने तो चला गया, अब लेने तो जाएगा नहीं, तो अच्छा था तुम दोनों बेचारी सीरत को साथ ले आते। असल में अर्जुन का स्वभाव अनूप भाई साहब जैसा है, उसने तो कभी मीरा की परवाह नहीं की, नीता ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा। नीता ने कहीं ना कहीं मीरा के जख्म को रेदे थे, क्योंकि मीरा और अनूप सिंघानिया का रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं था और ये बात सभी जानते थे। शायद बच्चों की वजह से कभी मीरा ने घर नहीं छोड़ा, वरना अनूप के बारे में सभी जानते थे वह कैसा था। नहीं, भाभी वहाँ पर नहीं है, नितेश ने जवाब दिया। तो वह कहाँ चली गई? नीता पूछने लगी। अर्जुन भाई आए थे, उन्हें डिनर के लिए साथ ले गए। तो क्या वह दोनों साथ हैं? मीरा ने पूछा। ताई जी, वह साथ हैं, नीलेश ने जवाब दिया। मीरा जी मुस्कुराने लगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब वह दोनों साथ हैं। लक्ष्मी हॉल में दादी के पास बैठी हुई अनु को खिला रही थी। दादी को अनु पर बहुत प्यार आ रहा था। कितनी प्यारी बच्ची है, मगर किसकी है यह अभी तक नहीं पता। अब नीता उनके पास आ गई। अगर अर्जुन लेकर आया है तो उसका कोई तो रिश्ता होगा उससे, जो भी हो, बस मेरे बेटे का दिल ही ऐसा है, वह किसी को दुखी नहीं देख सकता, उसकी दादी ने कहा। रीना और नीलेश चौक में मई हॉल में खड़े हुए थे। नीलेश रीना ने नीलेश की तरफ देखा और धीरे से बोली, सभी को अर्जुन अच्छा लगता है, उसकी गलती भी गलती नहीं लगती, बस एक तुम ही हो जो पूछते रहो हर बात के लिए। वह अपने कमरे में जाने के लिए स्टेयर चढ़ने लगी। नीलेश भी उसके पीछे चला गया। उधर अर्जुन ने एक होटल के आगे गाड़ी रोक दी। दोनों गाड़ी से बाहर आ गए थे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, बहुत भूख लगी है। सीरत ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया और उसके साथ चलने लगी। उसकी इस हरकत पर अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। ये क्या बदतमीजी है, सीरत ने उससे कहा, मगर वह सबके सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ चलती रही। सीरत उसकी हरकत से काफ़ी परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन के मन में क्या है। तभी होटल का मैनेजर उनके पास आता है। वो एक टेबल की तरफ इशारा करके कहता है कि वह वाला टेबल आपके लिए बुक है। वह दोनों उस टेबल की तरफ चले जाते हैं। बोलो सीरत, क्या खाओगी? अर्जुन ने कहा। कुछ भी मंगवा लो, मगर वेजिटेरियन होना चाहिए। अर्जुन मेनू देखकर खाना ऑर्डर करता है। जब अर्जुन खाना ऑर्डर कर रहा था तो सीरत हैरान थी। जो भी डिशेस ऑर्डर की गई थी वह सभी उसी की पसंद की थी, मगर फिर सीरत ने उस बात को इग्नोर किया। हो सकता है वैसे ही जो खाना इन्होंने ऑर्डर किया है वह एक्सीडेंटल मेरी पसंद का निकला, वरना हम दोनों में तो कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी थी, अर्जुन ने सीरत से कहा। अर्जुन सीरत की तरफ देखा। जी कहिए, सीरत ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा।
अर्जुन के चेहरे पर परेशानी थी। अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। सीरत का ध्यान अर्जुन के चेहरे पर था। क्या हुआ? आप मुझे अपसेट लग रहे हैं। उसे समझने नहीं आ रहा था कि अर्जुन अपसेट क्यों हो रहा है। बहुत अपसेट हूँ, अर्जुन ने कहा। क्या अपसेट होने की वजह मैं हूँ? अगर मैं हूँ तो आप फिक्र मत करो, मैं आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं बनूंगी, सीरत ने कहा। वह दूसरी तरफ देखने लगी। मैं इस लड़की को अपनी प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ, अपनी फीलिंग बताना चाहता हूँ, और यह कुछ और ही सोच रही है। नहीं, मेरी परेशानी की वजह तुम नहीं हो। देखो, बात है। तभी अर्जुन का फ़ोन बजने लगा। उसने इग्नोर किया, फ़ोन को देखा भी नहीं। वह सीरत से बात करना चाहता था। फ़ोन बंद होकर दोबारा बज उठा। उठा लीजिए, सीरत ने कहा। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। स्क्रीन के ऊपर माया का नाम फ्लैश हो रहा था। आप बात करो, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। सीरत खड़ी हो गई और बाथरूम की तरफ चली जाने लगी। हाँ कहो, अर्जुन ने फ़ोन उठाकर कहा। जरा साइड पर देखो, मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। बीबी की कमर में हाथ डालकर आए थे। वह मेरी बीबी है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं तो अनु के बारे में पूछ रही थी। कैसी है वह? ये बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सही बात है, एक्चुअली मुझे पैसे चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। जब तक सीरत बाथरूम से आई, खाना आ चुका था। आओ, खाना खाओ सीरत। वो बिना उसकी तरफ देखे खाना खा रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बिल्कुल बताना था, अर्जुन ने फिर उसे कहा। मैं सुन रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना, अर्जुन ने कहना शुरू किया। सीरत हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। तो क्या यह बात कोई नहीं जानता? मालूम नहीं है कोई जानता है या नहीं, मगर मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप मॉम को लेकर डॉक्टर के पास लेकर कब जा रहे हैं? मॉम की 3-4 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट है। जब मैं मॉम को लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें और अनु को ऐसे घर पर नहीं छोड़ सकता। इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम्हें तो मैं साथ ले जा सकता हूँ, मगर मुझे अनु की भी फिक्र हो रही है। नहीं, मैं उसके पास यहीं रुक जाऊंगी, सीरत ने कहा। अगर आप कहे तो मैं उसे लेकर मोहाली चली जाऊंगी। दादा और दादी मोहाली जाने वाले हैं। नहीं सीरत, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजने वाला। तुम उसे जानती नहीं, वो बहुत गंदी औरत है। वह तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपने पसंद की सेफ जगह पर तुम दोनों को रखना चाहूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्जुन मुस्कुरा दिया। मगर यह समझ नहीं आया कि यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं बताना चाहता था, मगर नहीं बता सका। किस मुंह से बताता और क्या बताता मैं तुमसे? आप इसमें आप क्या कर सकते हैं? तुम्हें कहने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। अब मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, सीरत ने कहा। तब तक दोनों ने खाना खा लिया। बहुत टाइम हो गया, हमें घर चलना चाहिए। दोनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। तभी सीरत के दिमाग में कोई बात आई। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो मैं बताऊं। हाँ कहो, अर्जुन कहने लगा। हम अनु को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसकी बात का कौन मानेगा? आप कह सकते हो कि ये आपकी बेटी है, तो वह कुछ भी कह ले। आपकी फैमिली आपकी बात मानेगी, उसकी नहीं। कोई बात नहीं, एक बार मैं मॉम को लेकर डॉक्टर के पास चला जाऊं तो शायद हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गाड़ी चलाते हुए अर्जुन सीरत के बारे में सोच रहा था तो उसे एक नज़र देख लेता। वह बाहर की तरफ देख रही थी। वह उसे चाहता था, आज से नहीं, बहुत सालों से। अर्जुन की उम्र 16-17 साल की रही होगी। वो एक छोटी सी लड़की थी, बिल्कुल डॉल जैसी। आज भी वह उसकी डॉल थी, बहुत प्यारी और मासूम। उसका दिल भी उतना ही साफ था। अर्जुन उससे शादी करके बहुत खुश था, मगर उनकी शादी के टाइम पर जो हालात बने थे वह उनके फेवर में नहीं थे। फिर भी जैसे भी हो, उनकी शादी हो चुकी थी, मगर वो सीरत को बिल्कुल भी स्पेशल फील नहीं कर सका था। वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वह उसे कितना प्यार करता है, वो उसके लिए कितनी स्पेशल है, वह उसकी जान है। मगर हालात ऐसे बन ही नहीं रहे थे। अर्जुन को अपने हालात पर अफसोस था, मगर फिर भी उसका मन शांत था।
कि वह उसकी है। अगर वो इन हालातों में भी उसे छोड़कर नहीं गई तो आगे वह कभी नहीं जाएगी। शायद अर्जुन का प्यार उसके लिए पहले से भी बढ़ गया था। अब उससे प्यार के साथ साथ उसकी बहुत इज्जत भी करता था। सीरत ने बिना उसकी प्रॉब्लम को जानकर भी उसका साथ दिया था। वो लोग घर पहुंच चुके थे। सीरत ऊपर की तरफ जाने की बजाय लक्ष्मी के रूम की तरफ जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? अर्जुन ने उसे जाते देखकर पूछा। अनु को मैं ले आऊं? सीरत ने कहा। उसे रहने दो लक्ष्मी के साथ, तुम आ जाओ। बस सो गई होगी, उसकी नींद खराब मत करो। नहीं, मुझे लगता है उसे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ले आओ, अर्जुन ने कहा। उसने धीरे से लक्ष्मी का दरवाज़ा खोला। लक्ष्मी अकेले सो रही थी। वहाँ पर अनु नहीं थी। यह देखकर सीरत घबरा गई। लक्ष्मी, अनु कहाँ है? सीरत के बुलाने से लक्ष्मी की आंख खुल गई। वह मीरा मैडम के पास है। वो शाम को मैडम के पास सो गई थी तो उन्होंने कहा उसे यहीं रहने दो। अच्छा ठीक है, वह मॉम के पास है। अनु मॉम के पास है, तुम आ जाओ। वो दोनों कमरे में चले गए। अर्जुन सीधा ड्रेसिंग रूम में चला गया चेंज करने के लिए और सीरत कमरे में थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन चेंज करके वापस आ गया। सीरत ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब वह वापस चेंज करके आई तो अर्जुन अपनी साइड पर लेट चुका था। सीरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सोफे पर सोए या बेड पर। वो अजीब सी कसमकस में थी। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। सीरत को खड़ा देखकर अर्जुन ने कहा, अब बेड पर आकर सो जाओ। अर्जुन को समझ आ रहा था कि उसके पास होने से थोड़ी घबरा रही है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपनी आंख बंद कर ली। सीरत खाली साइड पर आकर लेट गई, मगर उन दोनों के पास ब्लैंकेट तो एक ही था। सीरत जानबूझकर ऐसे ही सो गई थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने देखा कि वह बिल्कुल गहरी नींद में सो चुकी है। उसने सीरत के तकिया पर सिर रखकर बिल्कुल उसके साथ लगकर सोने लगा। वो मुस्कुरा रहा था। सुबह मैं मुकर जाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे पता नहीं चला। सोते हुए इधर आ गया। अगली सुबह ना तो सीरत की आँख खुली ना अर्जुन की। दोनों आराम से सो रहे थे। काफ़ी टाइम हो चुका था। जब वह दोनों ही नीचे नहीं आए तो मीरा जी ने इंटरकॉम पर फ़ोन किया। फ़ोन की बेल बजने से सीरत और अर्जुन दोनों की आँख खुल गई। सीरत ने देखा कि उसने अपने आप को अर्जुन की बाजू पर से रखकर आराम से अर्जुन के सीने पर लगे हुए सो रही है और वो अर्जुन की बाहों के पूरी तरह हिसार में थी। वो जल्दी से उठने लगी। धीरे उठो, अर्जुन ने कहा। सीरत से उठा नहीं गया। उसके बाल अर्जुन के गले की चैन में फंस गए थे। सीरत ने फिर उठने की कोशिश की। क्या कर रही हो? तुम्हारे बाल खिंच जाएंगे, अर्जुन ने कहा। अर्जुन सीधा लेटा हुआ था तो सीरत उसकी चेस्ट के ऊपर थी। वह उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रही थी, मगर ज़्यादा दूर नहीं हो सकती थी क्योंकि उसके बाल अर्जुन की चैन में फंसे हुए थे। अर्जुन सीरत की खुशबू महसूस कर रहा था। सीरत बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। एक तो जब वो उठी तो अर्जुन की बाहों में थी, अब बिल्कुल उसकी चेस्ट के ऊपर थी। सीरत ने अपने बाल खींचने की कोशिश की। ये तो निकल ही नहीं रहे, उसने कहा। ऐसे नहीं निकलेंगे सीरत, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। तो कैसे निकलेंगे? सीरत ने बड़ी बेचारगी से कहा। तुम अपना सिर मेरी चेस्ट के ऊपर रख दो। सीरत झुक गई और अपना चेहरा बिल्कुल अर्जुन की चेस्ट से लगा दिया। अर्जुन के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी जो सीरत ने नहीं देखी थी। काश वक्त रुक जाए, तुम ऐसे ही मेरे पास रहो, उसने अपने आप से कहा। क्या आपने कुछ कहा? सीरत को उसके बड़बड़ाने की आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। अर्जुन ने अपने गले से चैनी निकाल दी और सीरत के गले में पहना दी। मगर आपकी चैन, क्या फर्क पड़ता है मेरे पास होकर तुम्हारे पास, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। सीरत जल्दी से बाथरूम चली गई। उसने आईने में अपने आप को देखा। सीरत, सचमुच तुम्हें क्या हो गया है? तुम आराम से उसकी बाहों में सो रही थी। थोड़ी देर बाद सीरत बाथरूम से बाहर आई। तब तक अर्जुन रूम से नीचे जा चुका था। शुक्र है, सीरत ने अपने आप से कहा। उसने तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना सूटकेस खोला। उसका सामान अब तक ऐसे ही पड़ा था। उसने अपने लिए एक सूट निकाला और तैयार होकर नीचे चली गई।
अर्जुन सोफे पर अपनी मॉम के पास बैठा हुआ था। उसकी नज़रें सीरत पर गईं। वह उसे देखकर बात करता हुआ रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अपनी मॉम की बात पर उसने मॉम की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। वह बहुत प्यारी बच्ची है। कभी उसका दिल मत दुखाना। अच्छा किया तुम दोनों कल डिनर पर चले गए। तुम दोनों को साथ में वक्त बिताना चाहिए। तुम उसे चाहते हो? उसकी मॉम ने पूछा। यह कैसा सवाल है मॉम? वो मेरी वाइफ है। वाइफ होने से कुछ नहीं होता। प्यार अलग चीज़ है, मीरा जी ने कहा। मैं उसे चाहता हूँ मॉम, पसंद करता हूँ, इसलिए आज वह यहाँ है, अर्जुन ने कहा। तुमने सिर्फ अपने दादाजी के दबाव की वजह से तो शादी नहीं की। क्या आपको लगता है मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी दबाव में आकर किसी की बात मानते हैं? चलो ब्रेकफास्ट कर लो, उठो। सीरत भी आ गई है। मीरा जी को अच्छा लगा था। अर्जुन उसे पसंद करता है, वरना उसे सीरत की बहुत फिक्र हो रही थी। कहीं ना कहीं लगने लगा था कि सचमुच वह अपने पिता जैसा है। अदिति अपनी जगह से खड़ी होती हुई सीरत के पास गई। मेरे पास बैठो भाभी। जब से मेरी भाभी बनी हो ना, मुझे तो छोड़ गई हो। 2 दिन हो गए तुम अब यहाँ हो। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जब हम सहेलियाँ थी तो रोज़ मिलती थीं। ठीक है, कल मैं उधर चली गई थी। पहले उधर चली गई, फिर भाई के पास चली गई। बिल्कुल हम दोनों के लिए ही टाइम नहीं है तुम्हारे पास सीरत, नीना कहने लगी। सॉरी सीरत नहीं भाभी, वरना भाई गुस्सा होंगे। उनकी बातें सुनकर अब अर्जुन मुस्कुरा रहा था। वैसे तुम दोनों की नौटंकी हो गई है तो आज तुम दोनों को वापस हॉस्टल जाना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक साथ बोली। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप जाने की तैयारी करो, अर्जुन ने कहा। नीलेश कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन नीलेश को ना देखकर पूछने लगा। बस आते ही होंगे, कमरे में है, नीता बोली। थोड़ी देर में वह दोनों भी नीचे आ गए थे। दोनों काफ़ी चुपचाप लग रहे थे। दोनों ने चुपचाप ब्रेकफास्ट किया। भाई, तो आप तैयार नहीं हुए? नीलेश ने अर्जुन को ऐसे देखकर पूछा। वरना आप तो इससे पहले ऑफिस निकल जाते हैं, हमेशा तैयार होकर ही नीचे आते हैं। बिल्कुल, आज आँख लेट खुली, अभी उठा हूँ। बाथरूम में सीरत थी, मुझे लगा मैं ऐसे ही नीचे चला जाता हूँ। वैसे अर्जुन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? उसकी चाची नीता ने कहा। नीता की बात पर सभी उसकी तरफ देखने लगे। पूछो, क्या बात है चाची? तुम्हें तो अपनी लाइफ में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, अब सीरत के आने से थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। देखो, तुम नहाना चाहते थे मगर सीरत बाथरूम में थी, ऐसी अब हर जगह दखलंदाजी होगी। अर्जुन ने उसके सवाल पर अर्जुन ने सीरत की तरफ देखा। अर्जुन उठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए अपनी चाची के पास ही जाकर बैठ गया। देखो चाची जी, पता है कुछ बातें ऐसी होती हैं, मैं अपने चाचा जी जैसा हूँ। वह बेचारे तो आपका हर हुक्म मानते हैं। अगर आप कहेंगे बैठ जाओ तो बैठते हैं, और आप कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। खाना पीना सोना सब आपके हुक्म से होता है, तो अब दखलंदाजी क्या? मैं तो उनकी तरह गुलामी भी करने को तैयार हूँ। और वह देखो, दादाजी, सभी दादाजी से डरते हैं, मगर दादाजी किससे डरते हैं? दादी जी से। दादी जी के सामने दादाजी की एक नहीं चलती। दादाजी दादी की बात चाहकर भी पलट नहीं सकते। अब खानदान की ऐसी बातें तो मुझ में भी होंगी ना, अर्जुन मुस्कुराकर कह रहा था। वह हाल में सभी का ध्यान अर्जुन की बातों पर था। अदिति और नीना उन दोनों को बहुत हंसी आ रही थी। नीलेश और रीना दोनों हैरान थे, मगर अनुज अर्जुन का छोटा भाई उससे नहीं रहा गया, जो कि अभी अभी एक्सरसाइज करके जिम से आया था। तो क्या, जब मेरी शादी होगी मुझे भी गुलामी करनी पड़ेगी? बिल्कुल, यह भी कोई पूछने की बात है? अब हम चाचा जी से इतना प्यार करते हैं, डैड से ज़्यादा तो हम चाचा जी को चाहते हैं, तो कोई बात तो उनकी अपनानी पड़ेगी। अब जो नीता ने सवाल पूछा था उसी पर ही उल्टा पड़ा। सभी हंसने लगे। अर्जुन ब्रेकफास्ट कर लो, बातें बाद में कर लेना, उनकी मॉम ने उसे टोका। नीता पीछे हटने वाली कहाँ थी, मगर क्या भाई साहब मानते हैं तुम्हारी मॉम का कहना? नीता ने मीरा की तरफ देखा। मगर नहीं मानते हैं तो ज़िंदगी में पछताएंगे, अर्जुन ने जवाब दिया। अब छोड़ो इन बातों को, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। इससे पहले कि कोई और बोलता दादी ने कहा। सभी चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे
थे। सीरत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह वही इंसान है जिससे वह इतना डरती थी। उसे फालतू बोलते तो कभी उसने देखा ही नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था जो उसके सामने बोल रहा था वह कोई और था। किसी भी बात के बीच सीरत नहीं बोली। उसका ध्यान मीरा के चेहरे की तरफ जरूर था। वह काफ़ी परेशान थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्जुन रूम में तैयार होने चला गया। मीरा अपने कमरे में चली गई। सीरत से रहा नहीं गया तो वह उनके पीछे उनके कमरे में जाने लगी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। आंटी, मैं आ जाऊं? सीरत ने कहा। यह भी कोई पूछने की बात है। आओ बेटा। उसने आसपास देखा। अंकल तो नहीं है? नहीं, वह चले गए। वैसे भी तुम मुझे अर्जुन की तरह मम कहा करो। तुम यहाँ पर कुछ चाहिए था? मीरा ने उसे अपने कमरे में देखकर पूछा। आप बहुत परेशान हो गए। यह बात सच है। अर्जुन के डैड ने कभी मेरी परवाह नहीं की। परवाह करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया है। अगर तीनों बच्चे नहीं होते तो मैं कब की उन्हें छोड़कर चली जाती। उनके लिए मेरा होना ना होना एक बराबर है। यही बात कोई और बोलता है तो दिल में चुभती है। मगर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अर्जुन तुम्हारी परवाह करता है। शादी के दिन इतना सब कुछ हो गया, मगर फिर भी तुम दोनों एक साथ हो। अच्छी बात है, वरना शादी के दिन मैं बहुत घबरा गई थी जब वह उस बच्ची को लेकर आया। एक बात तो आप मानती हैं ना कि आपका और अंकल का रिश्ता अच्छा नहीं है और अब तो सुधरने की आस भी नहीं है। सीरत ने कहा। हाँ बेटा, पता है मुझे। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी हैं। तुम आ गई हो। मुझे तुम चारों से फर्क पड़ेगा। तुम चारों मुझे प्यार करोगे तो मैं खुश रहूंगी। अगर मेरी परवाह नहीं करोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो फिर एक प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ। हाँ, क्या प्रॉमिस करना है? अगर आपको अंकल के बारे में कोई बात पता चलती है, चाहे वह उनका कोई अफेयर हो, उस बात को लेकर आप कभी परेशान नहीं होंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? अब आपको मुझे साबित करना है आप अंकल से ज़्यादा प्यार करती हैं या अपने बच्चों से। क्योंकि आपको अच्छे से पता है अंकल और अर्जुन का रिश्ता कैसा है। मगर वह आपको बहुत चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहेंगे। उन्होंने अपने डैड का प्यार तो नहीं देखा, मगर माँ का प्यार भी उन्हें ना मिले। तुम अनु के बारे में जानती हो वह कौन है? अर्जुन तुम दोनों की शादी के दिन ही क्यों लेकर आया? मीरा जी ने पूछा। मैं जानती हूँ और आपको भी जल्दी ही पता चल जाएगा। पहले आपको इलाज के लिए जाना है, तो इसलिए अर्जुन तुम्हारे साथ ये कर रहा है। मेरे लिए अनूप की गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। मीरा जी को 1 मिनट में सब समझ में आ गया था। सीरत उठकर मीरा जी के घुटनों के पास नीचे बैठकर उनका हाथ पकड़कर कहने लगी। आपके बेटे ने आपके लिए जमाने की सारी तोहमतें अपने ऊपर ले लीं। क्या कुछ नहीं सहा। अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने की शुरुआत कर दी। रिश्ता भी टूट सकता था, मगर आपके लिए वह हर बात सहने को तैयार है, क्योंकि वह नहीं चाहते आपकी तबीयत और ख़राब हो। वो बहुत चाहते हैं आपको। सच है, इतना अच्छा बेटा किसे मिलता है? मीरा जी की आंखों में आंसू थे। मैं सब समझ गई हूँ, मगर जब तक अर्जुन मुझे खुद नहीं बताएगा मैं उसे नहीं कहूँगी। और वह डरता है मेरी बीमारी की वजह से, मगर उसे नहीं पता अनूप सिंघानिया को लेकर मेरे दिल में दर्द नहीं होता। बहुत दर्द सह चुकी हूँ। अब उसके लिए मेरी फीलिंग ख़त्म हो चुकी है, मगर मुझे इलाज करवाना है। तुम दोनों के बच्चे देखने हैं। मीरा जी ने सीरत से कोई डिटेल नहीं पूछी थी और अर्जुन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। वह दोनों बात कर ही रही होती हैं कि बाहर से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आने लगती है। कोई ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। यह बाहर क्या हो गया? सीरत और मीरा जी दोनों खड़ी होकर बाहर आ गईं। बाहर हॉल में माया खड़ी हुई थी। वह ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। अर्जुन, तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने तुम्हें सुबह से कितनी बार कॉल किए हैं, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तुम मेरा फ़ोन इग्नोर करो। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है वो बच्चा कौन है, किसका है। वह तुम्हारे अनूप सिंघानिया की नाजायज औलाद है। वह मेरी बड़ी बहन, मेरी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी और तुम्हारे डैड के प्यार की निशानी है।
वह बोल रही थी। अर्जुन ऊपर से भागता हुआ नीचे आया। असल में जब वह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया तो अपना फ़ोन ऊपर ही छोड़ आया था। 1 घंटे में माया ने उसे कम से कम 100 टाइम्स फ़ोन किया और मैसेज भी किया, मगर अर्जुन के पास जब फ़ोन नहीं था तो उसने नहीं उठाया। वह कितने गुस्से में थी, क्योंकि पिछले 1 साल से वह अर्जुन को अपने इशारों पर नचा रही थी। वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि वह उसकी फैमिली को बता देगी, और वह अपनी मॉम की वजह से इस बात को दबाना चाहता था। अर्जुन नीचे आकर देखता है कि पूरी फैमिली खड़ी हुई है, माया की बात सुन रही है और हैरान थी। अर्जुन को अपनी मॉम की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी मॉम भी नीचे अपने कमरे से बाहर सीरत के साथ खड़ी हुई माया को देख रही थी। अर्जुन भागता हुआ अपनी मॉम के पास आ गया। मॉम, आप उसकी बात मत सुनो। मगर मीरा जी ने अर्जुन की बात को नहीं सुना और माया के पास आ गई। शर्म तो तुम्हारी बहन को आनी चाहिए, अनूप सिंघानिया को आनी चाहिए। मेरे बच्चे को क्या सुना रही हो तुम? चली जाओ यहाँ से। अर्जुन हैरानी से अपनी मॉम को देख रहा था। फिर उसने सीरत की तरफ देखा, जो पीछे खड़ी थी। वह सीरत की तरफ देखकर मुस्कुराया। वह समझ गया था कि सीरत ने उसकी मॉम को बता दिया है। अब सीरत की वजह से शायद मामला हैंडल हो गया था। तो क्या आपको यह बात सुनकर दुख नहीं हुआ? माया ने मीरा से कहा। तुम मेरे घर से निकलो, जो बात करनी है अनूप से कहो, समझी तुम? मीरा ने उसे गुस्से से कहा। अर्जुन ने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया कि वह इस औरत को बाहर निकाल दो। तुम ये क्या कर रहे हो अर्जुन? पछताओगे तुम। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, निकलो तुम यहाँ से। माया गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। गुस्से में शायद उसने अपना ही काम बिगाड़ लिया था, क्योंकि वह अर्जुन से इतने पैसे ले चुकी थी और डर के मारे अर्जुन भी उसे पैसे दे रहा था। अर्जुन उसे कभी भी इग्नोर नहीं करता था। किसी भी हाल में होता उसका फ़ोन ज़रूर उठाता था। अब थोड़े दिनों से उसका ध्यान सीरत पर था। उस दिन होटल में भी दोनों को हंसकर बातें करते हुए देख चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, तो आज उसका गुस्सा बाहर निकल गया था। माया के जाते ही पूरी फैमिली वहाँ में इकट्ठा हो जाती है। सभी हैरान थे। अर्जुन, ये क्या था? उसके दादाजी पूछते हैं। तो क्या तुम अनु की गलतियों पर तुम पर्दा डाल रहे थे? उसे कोई शर्म नहीं आती? मॉम की सेहत की वजह से मैं कुछ नहीं कह सकता था। आपको पता है कि मॉम ने कितना सफ़र किया है? अर्जुन ने कहा। मगर हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, हमें तो बता सकते थे। कम से कम शादी के दिन ये क्या किया था तुमने? तुम्हारी शादी टूट सकती थी। उसके दादाजी उस पर गुस्सा हो रहे थे। टूटी तो नहीं है ना? आप फिक्र मत करो, सब ठीक है। अर्जुन के इस तरह बात करने से सीरत के अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। इतनी आसानी से कह दिया, टूटी तो नहीं। शायद इसलिए क्योंकि यह सिर्फ अपनी मॉम से प्यार है। अगर ये मुझसे प्यार करते तो शायद मेरी भी परवाह करते। उन सबके बीच खड़ी हुई सीरत किसी और ही सोच में पहुंच गई थी। मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो चुका है। तुमने मुझे उसके सामने भी शर्मिंदा कर दिया। अर्जुन के दादाजी सीरत के दादाजी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता था अगर बात किसी को भी पता चलती तो वह बात बाहर निकल जाती, और मुझे डर था मॉम की वजह से। अर्जुन बोल रहा था। उसकी मॉम ने उससे कहा, मुझे खुशी है मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, मगर तुम्हारे डैड से मुझे कोई उम्मीद नहीं। बहुत पहले मेरी उम्मीद टूट चुकी है। मेरा जो उनसे रिश्ता है सिर्फ तुम लोगों की वजह से है। इसलिए तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। घर में जो भी हुआ था उस वजह से पूरा परिवार ही हैरान था। अनूप सिंघानिया कल से ही घर नहीं आया था। उधर अर्जुन के दादाजी ने सीरत के दादाजी को फ़ोन कर दिया था। वह लोग घर आ चुके थे। पूरी फैमिली हॉल में साथ बैठी हुई थी। उसके दादाजी और दादी जी की टेंशन भी ख़त्म हो चुकी थी। सब ठीक था, मगर इन सबके बीच जो सबसे उदास था वह इंसान सीरत थी। उसे लगा कि अर्जुन की लाइफ में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सच तो वह उसे पहले भी बता सकता था। वह तो घर छोड़कर अपनी फैमिली की वजह से नहीं जा सकी। अर्जुन ने उसे रोकने के लिए तो कोई कोशिश नहीं की थी। कितनी आसानी से वो बच्चा उसकी झोली में डाल दिया था। उसके अंदर क्या चल रहा था सिर्फ वही जानती थी।
सीरत उनको छोड़कर चुपचाप कमरे में चली गई। उसका मन उदास था। वह बाहर बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई थी। उसने माहम को फ़ोन लगा लिया। तुम ठीक हो? सीरत को उसकी आवाज़ में काफ़ी उदासी लगी। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें कुछ बताना था। सीरत उसे पूरी बात बताती है। चलो, ये तो अच्छी बात है। तुम किस लिए उदास हो? माहम ने पूछा, क्योंकि उसकी आवाज़ से फील हो रहा था। कुछ नहीं यार, मैं सोच रही थी, मुझे आज तक सिर्फ दादा दादी का प्यार मिला है। वह लोग मुझे बहुत चाहते हैं। शायद किसी और का प्यार मेरे नसीब में नहीं है। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ ऐसा? तो अर्जुन ने तुमसे कुछ कहा? यही तो प्रॉब्लम है। वैसे मैं जानती हूँ, उसमें और मुझ में बहुत फ़र्क है। मुझ में बचपना है और उस पर बहुत सी जिम्मेदारी हैं। मुझ जैसी लड़की उसे सूट नहीं करती। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो यार तुम? माहम कहने लगी। नहीं, सच कह रही हूँ। अगर उसे इस बात का डर होता कि मैं उसे शादी के दिन छोड़कर ना चली जाऊँ, तो वह मुझे शादी से पहले भी बता सकता था। हम दोनों चुपचाप सारी सिचुएशन हैंडल कर सकते थे। मगर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं चली जाती हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इतना ज़रूर जानती हूँ, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसके लिए। मेरा होना ना होना शायद कोई मैटर ही नहीं करता है। वह काफ़ी देर तक अपनी सहेली से बात करती रही। माम उसे समझाती रही, क्योंकि वह भी उसे इस तरह उदास नहीं देख सकती थी। सीरत इस बात से अनजान थी कि जब वह सबको छोड़कर कमरे में आई थी, अर्जुन तभी उसके पीछे चला आया था और उसने पूरी बात सुन ली थी। जब अर्जुन ने देखा कि सीरत सभी के बीच में से उठकर ऊपर कमरे की तरफ जा रही है, तो वो उसके पीछे चला आया। उसका मन था सीरत से बात करने का, मगर उसे फ़ोन पर बात करता देख उसकी बातें सुनने लगा। सीरत की बात सुनकर अर्जुन ने सचमुच महसूस किया, सच था, कि उसने आज तक सीरत को अपने प्यार के बारे में तो बताया ही नहीं। उसके मन में क्या था, रहमान के सिवा कोई नहीं जानता था। और उसने सीरत के साथ जो भी किया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। वह उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, उसका क्या मुकाम है उसकी ज़िंदगी में, उसे यह जतलाने की जगह उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने यह जतला दिया था। जब अर्जुन अंदर आया, सीरत बात कर रही थी। अर्जुन वहाँ खड़ा उसकी बात सुन रहा था। माहम ने शायद कोई सवाल पूछा था, तो उसके जवाब में सीरत कह रही थी कि मैं ये नहीं कहती कि उसने मुझे घर में इज्जत नहीं दिलाई। घर में कोई भी बोलता है तो मेरी तरफ से जवाब भी देता है। और चाची जी उनसे कह रही थी कि वह जोरू का गुलाम है। मुझे तो लगा था कि वह गुस्से में यहाँ से उठकर चला जाएगा, मगर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी गुजार लेंगे हम। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी। मुझे पता है वह कैसा है। सीरत कह रही थी। ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजार लेगी? मेरी सहेली कैसी है मुझे पता है। कोई तुमसे प्यार ना करे, यह तो हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, रहने दो, मुझे मस्का क्यों लगा रही हो? सीरत ने हंसकर कहा। वैसे तुम्हें पता है ना, मेरी शादी पर तुम्हें पहले यहाँ आना है। याद रखना, तू पहले नहीं आई ना, तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। बिल्कुल आऊंगी, यह कोई कहने की बात है। पूरे फंक्शन में देखना, मैं सबसे ज़्यादा नाचूंगी। वैसे भी मैं स्ट्रेस भरे माहौल से थोड़े दिनों की छुट्टी चाहती हूँ। सगाई के दिन से शुरू हुई ये बातें आज ख़त्म हुई हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे पास आ जाऊँ। मुझे लगता है अब मेरा स्ट्रेस स्टार्ट होने वाला है, माहम ने कहा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रहमान अर्जुन का दोस्त है, तो वह उसके जैसा ही होगा। मुझे नहीं लगता इन दोनों दोस्तों के दिल में किसी के लिए प्यार हो सकता है। जो इनको अच्छा लगता है, मुझे वही करते हैं। मेरे और अर्जुन के रिश्ते अपने और रहमान के रिश्ते का कंपैरिजन मत करो। वो अच्छा लड़का है, मैं उसे जानती हूँ। अगर तुम पहले ये सोचोगी कि मेरा और अर्जुन का रिश्ता कैसा है, तो शायद तुम उससे दूर हो जाओगी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करो कि दुनिया तुम्हारी बातें करे। क्या बातें करेगी दुनिया हमारी? कि हम लैला मजनू बन गए, हीर रांझा बन गए? नहीं नहीं, सीधी फरियाद, माहम ने कहा। जब मैं तुमसे मिलने को कहूँ, तो तुम मुझसे कहो मैं रहमान से पूछकर बताऊंगी। उन्हें अच्छा लगा, मैं तो ही आऊँगी।
उसकी बात सुनकर महक जोर जोर से हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो? सीरत ने उससे मुस्कुराकर पूछा। मैं कुछ उस सिचुएशन की कल्पना कर रही हूँ जो तुम बातें करती हो। दोनों सहेलियों की बातों का रुख बदल गया था। अब उन दोनों ने बातों को मजाक में डाल दिया था और बिना सिर पैर की बातें शुरू कर दी थी। उनकी बातें सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और वह चुपचाप वहां से चला गया। वह नीचे जाते हुए सीरत के बारे में ही सोच रहा था। सीरत, अब तक मैं डैड की प्रॉब्लम में उलझा था। मैं चाह कर भी तुमसे कुछ कह नहीं पाया। मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं तुझे इस बात का एहसास कराऊंगा। दुनिया सचमुच हमारे बारे में बातें करेगी। यह मेरी किस्मत है कि तुम जैसी प्यारी लड़की मेरी किस्मत में आई है। पूरे घर का माहौल हल्का हो गया था। अर्जुन के डैड अनूप सिंघानिया शहर से बाहर थे। उनसे किसी ने भी कोई बात नहीं की थी कि घर में क्या हुआ है। उसके दादाजी उसके डैड पर बहुत गुस्सा थे। आज घर में ऑफिस जाने में सभी को देरी हो चुकी थी क्योंकि घर में जो सुबह सुबह हुआ था उसकी वजह से कोई टाइम पर तैयार नहीं हो सका था। अर्जुन नीचे आने के बाद जब वापस ऊपर गया तो सीरत ड्रेसिंग रूम में अपने सूटकेस खोलकर बैठी थी। सारी अलमारियां भी खुली पड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना सामान कहाँ पर रखे। क्या हुआ? अर्जुन ने ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते हुए कहा। मैं कपड़े कहाँ पर रखूं? जहाँ पर तुम्हें ठीक लगे वहाँ सामान रखो। ज़रूरत हो तो सामान को चेंज भी कर सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हैंगिंग का सामान है वह हैंगिंग वाली अलमारी में रख दो। जो टी शर्ट वगैरह है उन्हें टी शर्ट के साथ रख दो। अपने सैंडल मेरे शूज़ के साथ रख दो। जैसा तुम्हारा मन करे वैसे सामान सेट कर सकती हो। अर्जुन ने कहते हुए टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया था। सीरत अब भी परेशान थी। प्रॉब्लम स्पेस की नहीं थी, प्रॉब्लम थी अर्जुन की। जो कपड़ों की अलमारियां थीं वह एकदम टिप टॉप थी। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। शोरूम में भी सामान इतने अच्छे से नहीं रखा जाता होगा जितने अच्छे से अर्जुन की अलमारी का सामान था। और सीरत ने शायद ही ज़िंदगी में कभी ऐसे सामान रखा हो। उसने तो जैसे जहाँ पर जगह मिली अलमारी में उसे फेंक दिया। सीरत, अच्छी लड़की की तरह तुम्हें भी अच्छे से सामान रखना है, वरना तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर तुमने सामान का खिलारा डाला तो हो सकता है तुम्हें डांट भी पड़ जाए। उस खड़ूस बंदे का क्या पता वह क्या करे। इसकी अलमारियां तो ऐसे पड़ी हैं जैसे जिंदगी में इसने सामान टच भी ना किया हो। वह अपने आप से बात कर रही थी। वह सामान निकालकर अलमारी में सामान रख रही थी। ड्रेसिंग रूम में आईने के सामने वह अपने बाल ठीक कर रहा था। आईने में पीछे जो सीरत काम कर रही थी वह उसे देख रहा था। हे भगवान, उसने अपने आप से कहा, क्योंकि जिस तरीके से सीरत ने सामान रखा था उसे सचमुच परेशानी हुई है देखकर। ऐसे तो उसकी अलमारियां कभी भी नहीं थीं। ठीक है, तो अब मेरे काम भी तुम्हें करने पड़ेंगे। तुमने तो मेरे सामान का भी सत्यानाश कर दिया। मगर उसने उसे कुछ नहीं कहा। वो उसे आईने में देखकर ही मुस्कुरा रहा था। पागल लड़की। तैयार होने के बाद उसने अपना कोट उठाया और पहनते हुए कहने लगा, ठीक है सीरत, मैं जा रहा हूँ। अलमारी में सामान रखती सीरत ने उसकी तरफ देखा। आप तो तैयार हो गए? मतलब सचमुच इसे खबर ही नहीं कि मैं यहाँ पर तैयार हो रहा हूँ? अर्जुन हैरान था। मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से अपना सामान रखो। ठीक है, सीरत ने सिर हिला दिया। आज अदिति और नीना चली जाएंगी, सीरत कहने लगी। हाँ, आज शाम को जाना है उन्हें। उनकी शाम की फ्लाइट है। अर्जुन ने कहा। मैं उन दोनों के साथ बाहर चली जाऊं? उन्होंने कहा कि आज हम लंच करने बाहर चलते हैं। उसकी बात पर अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तो मुझसे पूछने की क्या बात है? जो चाहे करो। और हाँ, उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और कार्ड निकालकर सीरत की तरफ बढ़ा दिया। यह लो, मैं तुम्हें इसका पिन भेज दूंगा। ये क्या है? अब बाहर जाओगी तो तुम्हें बिल देना होगा। उसके लिए? नहीं, मेरे पास पैसे हैं। वैसे भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो भी खर्च करते हैं हमेशा कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मगर मिसेस अर्जुन सिंघानिया के पास कार्ड तो होना ही चाहिए ना। जो तुम शॉपिंग करोगी, जो तुम खर्चा करोगी, इसी कार्ड से करना है।
और हाँ, मानता हूँ तुम तीनों सहेलियाँ थीं, जैसे चाहे मर्जी खर्च करती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर अब तुम उनके बड़े भाई की वाइफ हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने हस्बैंड की बहनों का सारा खर्च तुम करो। ठीक है। अर्जुन चला गया था, सीरत वहीं रुकी हुई थी। इस आदमी को क्या हो गया, उसने कार्ड देखते हुए कहा। अर्जुन के जाते ही अदिति और नीना उसके कमरे में पहुंच चुकी थी। क्या कर रही हो सीरत तुम? अदिति ने आते ही पूछा। बोरिंग काम, वह हंसकर कहने लगी। तो भाई की अलमारी पर कब्जा जमा रही हो? नीना ने कहा। वैसे ध्यान रखना, भाई की एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा भाई तो गए, हम लोग पहले फिल्म देखेंगे, फिर खाना बाहर खाएंगे, थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे। अदिति ने बाहर चेयर पर बैठते हुए कहा। तुमने भाई से बात की? क्योंकि पहले की बात और थी, अब तुम उनकी वाइफ हो, तुम्हें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने पूछ लिया उनसे, उन्होंने कहा है मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं कर सकती हूँ। क्या बात है, उन्होंने? अब भाई को तो नाम से नहीं बुलाओगी क्या? अदिति उसे छेड़ने लगी। और क्या कहूँ मैं, नाम तो लेती हूँ। तीनों सहेलियां मजाक कर रही थीं। सुनो, बाहर जाने से पहले मेरी एक हेल्प ही कर दो। हाँ बोलो, नीना ने कहा। मैं सोचती हूँ मैं अपना सामान एक अलग अलमारी में रख लूँ। मैं अपने लिए एक अलमारी खाली कर लेती हूँ, तो तुम लोग मेरी हेल्प कर दो। बिल्कुल हेल्प कर देंगे, मगर तुम्हारा सामान रखेंगे, भाई का सामान को हम हाथ भी नहीं लगाने वाले। तुम रखो, तुम्हारा पति है। ठीक है बाबा, मैं रख देती हूँ। सीरत ने अर्जुन की एक अलमारी को खाली कर लिया था। दो अलमारियों में उसका सामान सेट कर दिया। सीरत ने पूरी कोशिश की थी कि हर सामान वह बहुत अच्छे से रखे। अदिति और नीना ने उसका सामान सेट कर दिया। चलो हम लोग चलते हैं, मैं कपड़े बदल लूं। मैं ऐसे कपड़े पहनकर तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाली। सीरत ने अपने कपड़े में जीन्स और टी शर्ट निकाली, बालों की पोनी बनाई, आंखों में काजल डाला और हल्की लिपस्टिक लगाती हुई उन लोगों के साथ नीचे आ गई। तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? दादी ने पूछा। उसके पास ही बाहर में लक्ष्मी अनु को लिए बैठी थी। दादी, हम लोग बाहर जा रहे हैं आज, फिर हम दोनों को जाना होगा, तो हम तीनों सहेलियां साथ में वक्त गुजारना चाहते हैं। शाम तक नीना और अदिति चली जाती हैं, सीरत अकेली रह जाती है। उसे उनका जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन अभी तक नहीं आया था। खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए थे। सीरत और अनुज दोनों लॉन में बैठे थे। सीरत की गोद में अनु खेल रही थी। वैसे भाभी, अब तो आपको भाई से कोई गुस्सा नहीं होगा ना? अब तो सारी सच्चाई आपको पता है। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। दुख मुझे नहीं, अब शायद तुम्हें ज़्यादा है। और मुझे लगता है कोई अपने पापा के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता, उसने कहा। मुझे इस छोटी बच्ची पर तरस आ रहा है। इसके डैड को इसकी परवाह नहीं है। इसकी माँ दुनिया में नहीं है। दादा और दादी ने कह दिया है कि इसकी जिम्मेदारी वो उठाएंगे, तो शायद अब आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अनुज ने कहा। माँ बाप का प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। दूसरा केवल जिम्मेदारी उठा सकता है। मगर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मम डैड के बिना कोई नहीं करता। सीरत खुद के बारे में सोचकर बात कर रही थी। भाभी, हमारी किस्मत ही ऐसी है। ये हमारी बहन है, तो हमें डैड का प्यार कभी नहीं मिला। हमेशा ही मम डैड के बीच में कभी नहीं बनी। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहीं अर्जुन की गाड़ी अंदर आती है। गाड़ी से उतरकर अर्जुन उन दोनों के पास आ जाता है। वह दोनों भी उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। वह सीरत की तरफ मुस्कुराकर देखता है और अनु को बुलाता है। तुम दोनों खेल रहे हो इसके साथ? हाँ, ये बहुत प्यारी है, सीरत मुस्कुराकर कहती है। लाओ, इसे मुझे दो। अर्जुन उसके हाथ से उसका बैग पकड़ लेता है। वह अनु को उठा लेता है। वह तीनों अंदर जाते हैं। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? सीरत ने कहा। भाई, इसे मुझे दे दो, आप खाना खाओ। अनुज उसे अपने साथ लेकर कमरे में चला जाता है। ना चाहते हुए भी अनु को सभी प्यार करने लगे थे। अब दोनों, अर्जुन और सीरत, अकेले थे। सीरत खाना लेने के लिए किचन में चली जाती है। अर्जुन थोड़ी देर वहां बैठता है,
फिर उसके पीछे ही चला जाता है। इस बात से अनजान कि अर्जुन उसके पीछे आ चुका है, सीरत एकदम से पलटने लगती है तो वह अर्जुन से टकरा जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ बैठ सकते हैं, सीरत ने झुंझलाते हुए कहा। उसके कहने में रिक्वेस्ट नहीं बल्कि हुक्म था। अर्जुन उसके इस तरह की बात करने से हैरान था। फिर अगले ही पल उसने अपनी गलती सुधारी। मेरे कहने का मतलब है आप वहाँ बैठ जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। तुम सहेलियाँ ऐसी ही बातें करती हो ना, बोलते वक्त नहीं सोचती? सॉरी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, सीरत ने कहा। वैसे तुम मुझसे भी ऐसे बात कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। उसकी इस बात से सीरत उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। उसे अर्जुन की बात समझ नहीं आई थी। मेरे कहने का मतलब है, देखो सीरत, हमारी शादी मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल थी। सही कहा ना मैंने? तो मुझे लगता है हमें पहले एक दूसरे से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्त बनकर हम एक दूसरे से अपनी मन की बातें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।